इकोनॉमिक्स में आज अपना कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट दिस बेसिकली इज ऑल अबाउट. बिफोर गोइंग टू दिस, सबसे पहले हमको ये समझना होगा दैट प्रोडक्शन के केस में ना देयर आर 2 टाइम पीरियड्स इन विच वी हैव टू स्टडी द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. दो जो टाइम पीरियड्स होता है दे आर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड जिसमें फर्म के पास प्रोडक्शन को कम बेसी करने के लिए इतना टाइम नहीं है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सके. शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन फिक्स्ड एंड देयर विल सम फैक्टर्स व्हिच विल रिमेन वेरिएबल. कुछ फैक्टर्स फिक्स होता है क्योंकि फर्म के पास इतना वक्त नहीं है कि फर्म उन फैक्टर्स को चेंज कर सके. एंड कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं जिनको कम बेसी करके फर्म अपना प्रोडक्शन या तो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है. So for example, land will be a fixed factor of production in the short run, whereas labor and the equipments which are given to the labor will be the variable factor of production. Yeah. And on the other hand, long run वो टाइम पीरियड है, वो इनफ टाइम पीरियड है फर्म के पास में जब फर्म सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है या तो सबको बढ़ा सकता है. द एंटायर कॉम्बिनेशन वी कॉल द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स प्रोडक्शन. सारे फैक्टर्स को बढ़ा सकता है या सारे फैक्टर्स को कम कर सकता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली. राइट. सो इन द शॉर्ट रन वी हैव fixed factors of production and variable factors of production, right? And whereas in the long run the firm has only variable factors, means all factors are variable in the long run, we can say, right? All factors are variable. That means what? शॉर्ट रन में क्या होता है मालूम है? शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो जो फिक्स फैक्टर है उसी के ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर से क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे. दैट मीन्स वी कॉल इट इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसका यूज को हम बढ़ा दे रहे हैं. दैट इज इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स होता है इन द शॉर्ट रन. Whereas in the long run हम लोग फिक्स फैक्टर्स को भी बढ़ा देते हैं जो शॉर्ट रन में फिक्स है. So we call it extensive utilization of fixed factors. जो शॉर्ट रन में फिक्स है ना उनको भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं लॉन्ग रन में. नाउ क्या होता है ना, शॉर्ट रन में एक फिक्स फैक्टर है उसके ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर से क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं एंड बढ़ा के हम लोग प्रोडक्शन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है. राइट. एंड अकॉर्डिंगली इन द शॉर्ट रन वी गेट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. एक लॉ मिलता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करके हम लोग जो प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, सारे फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं एंड प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. देन वी गेट अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. क्लियर? बिफोर गोइंग इनटू द लॉज हमको 2-3 चीज समझनी होगी. देयर आर 3 टर्म्स बेसिकली. One is total product. We call it in short TP. Total product मतलब total output. कि फिक्स फैक्टर के ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर्स को जैसे जैसे इंक्रीज करें तो सपोज 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिला, 2 को लगाया तो कितना मिला, 3 लगाया तो टोटल आउटपुट कितना मिला. दैट इज नथिंग बट द टोटल प्रोडक्ट. That is total product refers to the total output. Total output which you are receiving by employing the factors of production. लेकिन एक और टर्म होता है एवरेज प्रोडक्ट. What is average product? Total product divided by the quantity of labor. Suppose labor is a variable factor.
तो एवरेज प्रोडक्ट लेबर के हिसाब से देखा जाता है, मतलब वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से देखा जाता है कि हमारा जो फैक्टर वेरिएबल है, पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर हमको एवरेज आउटपुट कितना मिल रहा है पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, राइट। सो छोटा सा लिख लो एक बार आप, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स, एपी शॉर्ट में लिख लो, एपी रेफर्स टू द आउटपुट per unit of the variable factor, refers to the output per unit of the variable factor. क्लियर है? तो यहाँ पे QL is what? Quantity of labor. अपने यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं that labor is a variable factor. Similarly एक और वर्ड आएगा, एक और टर्म आएगा which is called marginal product. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एडिशनल, मार्जिनल वर्ड से तो बहुत दिनों से ही है जान पहचान, बहुत दिन से मुलाकात हुई है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशनल आउटपुट डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का एक एडिशनल यूनिट को एम्प्लॉय करके हमको एक्स्ट्रा कितना आउटपुट मिल रहा है, दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। लिख लो एमपी मे बी डिफाइंड as the additional output derived by employing one additional unit of the variable factor. इसका मतलब MP इज इक्वल्स टू TP L माइनस TP L माइनस 1 और MP इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर। अभी आज का टॉपिक अपना रहेगा डिस्कशन के लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, राइट। शॉर्ट रन क्या होता है ये समझ में आएगी अपने को। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अभी ना बिफोर गोइंग टू द लॉ हम लोग एक काम करते हैं, TP AP MP हम लोग जो डिस्कस किए ना वो कैसे होता है, उसके लिए इस पूरे लॉ में हम लोग एक टेबल यूज करेंगे, ठीक है। टेबल आंसर्स जब अगर वो लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन पूछता है एग्जाम में, हम लोग को टेबल देना चाहिए। और टेबल्स आर टेक्निकल डेरिवेशन, आपको जैसे कॉस्ट के चैप्टर में बताए थे, राइट। कॉस्ट वाले वीडियो में बताए थे आप लोग को। जैसे इसमें TP और कॉलम आपको लर्न करना है, अब ये आपको मन से नहीं बनाना, ये आपको लर्न करना है, राइट। So 5, 16, 36, 48, 55, 60, 60, 56. Number of laborers employed on a machine या on a land 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? पहले कॉपी करो, फिर हम लोग AP MP निकालना सीखेंगे। So अब देखो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ लेबरर्स, हाँ है ना। सो आई पी ऑल अंडरस्टैंड कितना कितना आएगा, पहले 5, देन 16 by 2 8, 36 by 3 12, 48 by 4 12, 55 by 5 11, 60 by 6 10, 60 by 7 कितना 8.67 या 8 4 by 7 8 4 by 7 56 then 4 by 7 वैसे ही आप पॉइंट में, then 56 by 8 7। मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट को अप्लाई करके तो पहले में हम लोग डैश भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। कैसे 5, क्योंकि पहले तो 0 है तो 5 माइनस 0, उसके बाद 16 माइनस 5 11, 36 माइनस 16 20, 48 माइनस 16 12, 55 माइनस 48 7, then 5, then 0 minus 4, not 4 it's minus 4, हाँ है ना। तो ये AP एंड MP कैसे निकलता है ये समझ में आ गया, राइट। अब ये लॉ क्या बोलता है, हम लोग इस लॉ पे आते हैं। AP एंड एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है।
ये टेबल एक स्टैंडर्ड टेबल है जो हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के आंसर्स में यूज कर सकते हैं आराम से। क्लियर। कमिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता क्या है? कॉमन भाषा में समझ में लॉ बोलता क्या है? ये बोलता है कि जैसे जैसे एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट भले ही स्टार्टिंग में बढ़े, एक फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन है, उसके ऊपर पहले आपने एक लेबर लगाया उसका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट अब स्टडी करो, फिर अब 2 लेबर को लगाओ, 2 को लगा के कितना एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है, फिर 3 लगाओ, फिर देखो, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसा जब करोगे आप तो इनिशियली भले ही एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बट अल्टीमेटली दे मस्ट डिमिनिश। अल्टीमेटली एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट डिमिनिश। ये लॉ ये बात बोलता है। अब इस लॉ का नाम पहली बात तो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों है? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग वेरिएबल रेशियो में यूज कर रहे हैं। 1 land is to 1 laborer, 1 land is to 2 laborers, 1 land is to 3 laborers, 1 land is to 4 laborers, 1 land is to 5 laborers। हाँ है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लैंड इज टू लेबर का रेशियो का उस प्रोपोर्शन को वैरी कर रहे हैं, एंड वैरी करके वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑन द टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड वी विल फाइंड दैट एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली भले ही इंक्रीज करे, इवेंचुअली अल्टीमेटली दे मस्ट डिमिनिश, अल्टीमेटली डिमिनिश करेंगे। क्यों होता है उस लॉजिक्स को समझना है, रिलेशन बिटवीन एपी एमपी टीपी समझना है, इस लॉ का 3 स्टेजेस होता है, अपने को वो समझना है। क्लियर? तो लॉ का स्टेटमेंट पहले थोड़ा सा लिख लो एक बार आप, देखो। द लॉ स्टेट्स दैट as we increase the quantity of one input which is combined with other fixed inputs, comma, the marginal product of the variable input must eventually decline. मतलब अल्टीमेटली मार्जिनल प्रोडक्ट मस्ट डिक्लाइन बोलने का मतलब स्टार्टिंग में भले ही बढ़े, अल्टीमेटली इट हैज टू डिमिनिश। क्लियर? इस लॉ का ना बेसिकली 3 स्टेजेस होता है। The 3 stages. First is called stage of increasing returns. Second is stage of diminishing returns, and the third one stage of negative returns. There are 3 stages of this law: the stage of increasing returns, stage of diminishing returns, and the stage of negative returns. ये तीनों स्टेजेस का एक्सप्लेनेशन हम लोग टेबल एंड एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। टेबल ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था, राइट? विल नाउ ड्रॉ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड द डायग्राम विल एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस। इन तीनों स्टेजेस में एपी, एमपी एंड टीपी का बिहेवियर क्या होता है। क्लियर? देखो, पहले हम लोगों ने एमपी बनाया, डायग्राम का प्रोसेस समझ लो। एमपी अपने पहले बनाई, ब्लू वाला लाइन हमारा एमपी है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट, राइट? एपी एंड एमपी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बेसिकली एपी का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो, राइट? वहां से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लोगे, एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, और एक जहां पे एमपी 0 है, मतलब एमपी जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वहां से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे।
देयर आफ्टर वी ड्रॉ टोटल प्रोडक्ट का जो ड्रॉ कर रहे हो यू हैव टू मेक एंश्योर दैट उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है, पीक पॉइंट जो है, दैट विल बी हियर वेयर एमपी इज 0, वेयर एमपी इज 0, हाईएस्ट पॉइंट उसका वहां पे आएगा जहां पे एमपी कर्व आपका 0 हो रहा है। नाउ लिसन, एमपी का ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको मार्क करो पॉइंट आई। पॉइंट आई इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट आई इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये सब क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो आप। दिस इज बेसिकली अ फर्स्ट स्टेज, stage 1. This is second stage and this is third stage. फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में होता क्या है कि इनिशियली वेरिएबल फैक्टर बहुत कम है एंड फिक्स फैक्टर बहुत बड़ा है। इट सपोज से आप इतना बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर में एक लेबर को लगाएं, तो जाहिर सी बात है वो एक अकेला लेबरर उस पूरे लैंड को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। लॉजिक पे समझो आप, उस फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। तो एक लेबर से से फॉर एग्जांपल अगर 100 केजीज का आउटपुट होता है, बाद में हम लोग एक और लेबर को लगाएं, 2 लेबर जब लगेगा तो डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट्स मिलेगा। एक से अगर 100 किलो का आउटपुट हो रहा था, 2 को जब लगाएंगे 200 नहीं, मे बी 250 या 300 केजीज का आउटपुट निकलेगा। दैट इज आउटपुट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्ट मोर देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? वैसे जब एक और लगाएंगे हो सकता है और ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिकॉज फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा था, वेल फैक्टर बहुत कम था पहले। अभी जैसे जैसे वेल फैक्टर बढ़ा रहे हैं उस फिक्स फैक्टर का और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस, इनिशियली टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इन द फर्स्ट स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट आई पे आ जाता है एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। फर्स्ट स्टेज को स्टडी करो आप तो हमको एपी एमपी टीपी का रिलेशन भी समझ में आएगा। Both AP and MP are increasing the first stage. MP reaches the highest point and starts diminishing, but AP continues to increase. हाँ है ना? AP and MP will be equal to each other at the highest point of AP. हाँ है ना? जहाँ पे AP का highest point है वहाँ पे MP and AP are equal, right? And that is the end of the first stage. अभी हो क्या रहा है टोटल प्रोडक्ट के मामले में, आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से थोड़ा सा पैरेलल यहां तक देखो। आप अगर इसको ड्रॉ करके देखते हो ना एक लाइन को, इसके पहले, इस लाइन के पहले तक टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग का स्पीड देखो आप, बहुत स्टीप इंक्रीज है, हाँ या ना? इट इंक्रीज एट अ स्टीप रेट, बट उसके बाद देखो आप उसका स्लोप थोड़ा कम हो गया, हाँ या ना? थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेज टीपी इज इंक्रीजिंग, but up to the point of inflection it is increasing at an increasing rate, and after the point of inflection it is increasing but at a diminishing rate. increase तो हो रहा है but increase होने का rate कम हो गया उसका। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आगे क्या हो रहा है? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है, बताए थे। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? एमपी कंटिन्यूज टू फॉल। एमपी तो पहले ही फॉल करना शुरू कर दिया था फर्स्ट स्टेज में, एमपी कंटिन्यूज टू फॉल, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, हाँ या ना? एपी फॉल करना स्टार्ट किया सेकेंड स्टेज में। टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ वेरी डिमिनिशिंग रेट, राइट? सेकेंड स्टेज हमारा एंड कब होगा? वेयर एमपी इज 0 and corresponding to that TP is maximum. सेकेंड स्टेज में जाके क्या हो रहा है ना, भले ही AP एंड MP डिमिनिश कर रहा है बट स्टिल प्रोड्यूसर और लेबरर्स को एम्प्लॉय करते जाए, भले ही एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रहा है बट टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंगल। फर्स्ट स्टेज में AP MP TP सब बढ़ रहा है,
सेकेंड स्टेज में एमपी फॉल कर रहा है, एपी फॉल कर रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, भले ही हो बट इंक्रीज तो कर रहा है। बोलने का मतलब प्रोड्यूसर विल गो ऑन एम्प्लॉइंग द वेरिएबल फैक्टर्स। उसके बाद क्या हो रहा है, उस लैंड के ऊपर में, एक ही लैंड के ऊपर में जब आप बहुत सारे लेबरर्स को एम्प्लॉय कर दे रहे हो, लैंड का ऑप्टिमम यूज हो चुका है, उसके बाद आप ओवर क्राउडिंग कर दे रहे हैं। आप ओवर क्राउडिंग जब कर दे रहे हैं तो पर लेबरर अवेलेबल लैंड बहुत कम हो जा रहा है, वो एक दूसरे के रास्ते में आने लगेंगे। तो अब टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप और लेबर्स बढ़ाएंगे तो। अब अगर आप और लेबर्स बढ़ाएंगे तो टोटल बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द ऑनस्लॉट ऑफ द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, एपी तो कंटिन्यूज टू फॉल, एमपी बिकम्स नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। सो इन नटसेल अगर यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए दैट एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन सा स्टेज में ऑपरेट करेगा, स्टेज 2 नॉट 1। सर स्टेज 1 में कहां स्टॉप करेगा वो, स्टेज 1 में अभी भी और बढ़ने का रास्ता है क्या, टोटल प्रोडक्ट, तो स्टेज 1 में कभी स्टॉप नहीं करेगा वो, सेकेंड स्टेज में स्टॉप करेगा, बिकॉज सेकेंड इज द बेस्ट स्टेज टू ऑपरेट, बिकॉज अभी भी टोटल प्रोडक्ट हमारे बढ़ने का रास्ता है, भले ही एवरेज फॉल करे फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलने का मतलब है अगर एक रैशनल प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में आ चुका है, अब उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेबरर्स को कम करना पड़ेगा। एंड अगर वो फर्स्ट स्टेज ऑपरेट कर रहा है तो उसको नंबर ऑफ लेबरर्स को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट वो सेकेंड स्टेज में आ जाए। सेकेंड स्टेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर एनी रैशनल प्रोड्यूसर टू ऑपरेट। अब इसके बारे में छोटा छोटा हम लोग की पॉइंट्स नोट कर ले रहे हैं, बाकी आप लोग बुक से पढ़ लोगे। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में बोथ एपी एंड एमपी, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, राइट, बोथ एपी एंड एमपी आर इंक्रीजिंग, फुल स्टॉप। एमपी रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट एट आई ब्रैकेट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, and then starts diminishing. MP cuts AP, MP cuts AP at the highest point of AP, and that is the end of the first stage. TP continues to increase throughout this stage. TP continues to increase throughout this stage. However, it increases at an increasing rate till the point of inflection. Till the point of inflection. Thereafter, total product continues to increase but at a diminishing rate. Why does this stage operate? ये stage operate क्यों करता है, उसका छोटा सा explanation note कर लो, diagram change करके। This stage operates because in the beginning the quantity of the fixed factor is relatively much more than the quantity of the variable factor. As more and more variable factors are employed, the fixed factors are more effectively utilized. Production increases at a rapid rate due to the benefits of division of labor and specialization. Stage of diminishing returns या second stage का छोटा सा explanation, second stage में क्या हो रहा है वो नोट कर लो आप। AP starts falling, MP कॉमा देकर के MP continues to fall and total product continues to increase at a diminishing rate. Continues
to increase at a diminishing rate. This stage comes to an end where MP is 0 and corresponding to it TP is highest. In this stage, the most optimum utilization of the fixed factors takes place. The most optimum utilization of the fixed factors takes place. MP and AP declines. MP and AP declines because the fixed factors becomes relatively inadequate to the quantity of the variable factor. Relatively inadequate to the quantity of the variable factor. Third stage is stage of negative returns. MP becomes negative. बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग फ्रेमिंग बाद में कर लोगे. MP becomes negative. AP continues to decline and TP starts diminishing. TP starts diminishing. Right? Tag of change करके. This stage operates because the quantity of the variable factor becomes too excessive that they start getting in each other's way. They start getting in each other's way, and as a result, the total output starts diminishing. तो AP MP का रिलेशन भी हम लोग इसी एक्सप्लेनेशन में दे दिए. AP MP का रिलेशन क्या होता है, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखे ना उसको ढंग से देखोगे तो AP MP का रिलेशन भी इसमें है. अलग से क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिस्कस रिलेशन बिटवीन AP एंड MP. तो जो क्वेश्चन जब आता है डिस्कस रिलेशन बिटवीन AP एंड MP, आपको करना क्या है, पहले AP क्या होता है डिफाइन करना है फॉर्मूला दे करके, MP क्या होता है फॉर्मूला देकर डिफाइन करना है, उसके बाद रिलेशन पे आना है डायग्राम दे करके, टेबल दे करके. अक्सर आप लोग गलती कहाँ करते हो, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन AP एंड MP, द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन AP एंड MP. अरे भाई पहले व्हाट इज AP, एवरेज प्रोडक्ट फुल फॉर्म लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, डिफाइन करो क्या होता है. MP का फॉर्मूला लिखो, डिफाइन करो क्या होता है. Then you start the relation substituting your answer with the table and the diagram. अभी देखो टेबल वाइज अपने फॉलो करें ना, देखो ध्यान से आप. अच्छा डायग्राम वाइज देख लो. दोनों जब इंक्रीज कर रहा है तब MP इज ग्रेटर देन AP, हाँ या ना. दोनों जब फॉल कर रहा है MP इज लेस देन AP. आई होप कैन अंडरस्टैंड इट विद द वीडियो ऑन कॉस्ट. AC एंड MC का रिलेशन का जस्ट रिवर्स है. मिरर इमेज है, इमेज वाइज में देखो तो मिरर इमेज है, उल्टा है. जस्ट AC और MC U शेप होता है और ये उल्टा U है, मिरर इमेज है. बिकॉज यहां पे हम लोग यूनिट्स में बात कर रहे हैं, वहां पे रुपीस में बात कर रहे हैं उसी चीज को. वही तो चीज है. एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज यूनिट कॉस्ट हम लोग जब पढ़े तो क्या बताते हैं, पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चलते ही वो U शेप होता है. राइट ना. सो जब हमको रिलेशन पूछेगा तो हमको ऑब्वियसली ये बात पे भी ध्यान में रखना है कि दोनों जब इंक्रीज कर रहा है, व्हाइल इंक्रीजिंग MP इज ग्रेटर देन AP, व्हाइल फॉलिंग MP इज लेस देन AP, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ AP MP इज इक्वल्स टू AP या MP कट्स AP. वही चीज अपने को इस टेबल से भी देखो डिफाइन हो जाएगा. दोनों जब इंक्रीज कर रहा है तो MP का वैल्यू AP से ज्यादा है, हाँ या ना. उसके बाद MP तो फॉल करने लग गया, बट AP तो बढ़ ही रहा था. AP का हाईएस्ट पॉइंट 12 है, वहां पे MP भी 12 है, ऊपर से कट कर रहा है, गिरते टाइम कट कर रहा है वो, हाँ या ना. और उसके बाद दोनों जब फॉलिंग है तो MP का वैल्यू इज लेस देन AP, हाँ या ना. MP हर पॉइंट पे AP से कम है. राइजिंग जब है तो MP का वैल्यू ज्यादा है, फॉलिंग जब है तो MP का वैल्यू कम है. यही तो बात ध्यान में रखना है. और MP और TP का ध्यान में रखना है तो बहुत सिंपल है. जब तक MP पॉजिटिव है, TP इज राइजिंग. MP जब नेगेटिव हो गया TP इज फॉलिंग, और MP जब 0 हो गया TP इज हाईएस्ट, हाँ या ना. तो दिस इज अबाउट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन.
क्लियर? इस लॉ का एजम्पशंस आपको बुक से कर देख लेना है. क्लियर? So next class we'll be starting off with the law of returns to scale and indivisibilities to scale वगैरह उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे.